नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम हाल ही में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बारे में बात करने वाले हैं। इस बैठक में जो एक अभूतपूर्व गतिरोध देखने को मिला, आज हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। दुनिया के इस इतने बड़े मंच पर पर्दे के पीछे असल में हुआ क्या, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? ब्रिक्स बैठक का गतिरोध, ईरान और यूएई की अलग अलग प्राथमिकताएं, ब्रिक्स के विस्तार का असर, चीन के गायब विदेश मंत्री, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सबसे अहम, भारत का कूटनीतिक संतुलन। बिना वक्त गंवाए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स बैठक के इस कूटनीतिक गतिरोध की। देखिए, जब दुनिया के इतने बड़े नेता मिलते हैं तो कम से कम एक साझा बयान या जॉइंट स्टेटमेंट की उम्मीद तो की ही जाती है ना? लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। एक मध्यस्थ की असली ताकत उसकी तटस्थता होती है। मेजबान के तौर पर भारत के सामने एक ऐसा कमरा था जहां ईरान के मुद्दे पर सब बुरी तरह बटे हुए थे। एक सुर में बात करना तो दूर, सहमति का नामो निशान नहीं था। और ऐसे में जब आम सहमति बिल्कुल नामुमकिन हो गई तो भारत को एक चेयर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। इसका मतलब है कि इसमें एक साझा विजन नहीं था, बस अलग अलग विचारों को दर्ज कर लिया गया। बहुत ही संभाल कर एकदम न्यूट्रल शब्दों का इस्तेमाल किया गया ताकि बातचीत पूरी तरह से टूटे नहीं। लेकिन हाँ, इस कदम ने दुनिया को ये जरूर दिखा दिया कि अंदर मतभेद कितने गहरे हैं। अब सवाल ये है कि ये मतभेद थे किनके बीच। चलिए ईरान और यूएई की प्राथमिकताओं को समझते हैं। तनाव की सबसे बड़ी वजह यहीं पर है। दोनों देशों की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ईरान है, पूरी तरह से आक्रामक और पश्चिमी देशों के खिलाफ, जो चाहता था कि अमेरिका और इजरायल की खुलकर निंदा हो। और दूसरी तरफ है यूएई, जिसका पूरा फोकस व्यापार, स्थिरता और पश्चिमी देशों के साथ सहयोग पर है। आप ही सोचे, इन दो एकदम अलग विचारधाराओं को एक ही मंच पर लाना कितना मुश्किल काम है। और बात सिर्फ अलग अलग सोच की नहीं है, इनके बीच पुराना और बहुत गहरा अविश्वास है। यूएई के फुजियरा पोर्ट पर हुए पिछले हमले और बुर्ज खलीफा जैसे अहम नागरिक केंद्रों के पास मिसाइल और ड्रोन की घटनाएं कोई भूल नहीं सकता। इस सीधे टकराव के इतिहास की वजह से ये दोनों देश एक साथ मिलकर एक ही वैचारिक ढांचे में काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और यहीं से बात आती है ब्रिक्स के विस्तार की कीमत पर। जरा इस सफर को देखिए। 2009 में सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ ये फोकस आर्थिक मंच कितनी तेजी से एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। हाल ही में ईरान, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को शामिल करके ब्रिक्स ने उन देशों को अंदर ले लिया है जिनकी आपस में पहले से ही गहरी दुश्मनी है। तो इसका असल इम्पैक्ट क्या हुआ? जाहिर है, गुट का वजन बढ़ा है, आबादी और तेल के बड़े भंडार इसके पास आ गए हैं। लेकिन इसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। संगठन के अंदर भयंकर प्रतिद्वंद्विता और वैचारिक मतभेद पैदा हो गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो समूह बड़ा तो हो गया है, लेकिन अब इसकी एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता मानो पंगु हो गई है। इन सब के बीच एक और दिलचस्प चीज हुई, चीन के विदेश मंत्री का नदारत होना। कूटनीति में अक्सर जो नहीं कहा जाता या जो मौजूद नहीं होता, वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी अचानक इस अहम बैठक से गायब थे, और विश्वास मानिए, ये कोई भूल चूक नहीं थी। ये चीन की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। उन्होंने अपने विदेश मंत्री की जगह एक निचले स्तर के प्रतिनिधि को भेज दिया। इससे हुआ ये कि कमरे में वो कूटनीतिक वजन ही नहीं रहा जो किसी बड़े समझौते के लिए चाहिए होता है। ईरान और यूएई के बीच जो थोड़ी बहुत सुलह की गुंजाइश बन सकती थी, चीन के इस कदम ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इन सारी बातों का भारत पर क्या असर पड़ता है? आइए इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के नजरिए से देखते हैं। $5 अरब यूएई की तरफ से किए गए इस विशाल निवेश के वादे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आर्थिक दांव बहुत मायने रखते हैं, और ये भारी भरकम आंकड़ा साफ बताता है कि देशों का कूटनीतिक रुख असल में कैसे तय होता है। अगर हम व्यवहारिक नजरिए से देखें तो यूएई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी 45% तेल और गैस की सप्लाई, 35% व्यापार और निवेश, और वहां रहने वाले हमारे 20% प्रवासी भारत किसी भी कीमत पर यूएई को नाराज करने या किसी आक्रामक पश्चिमी विरोधी बयानबाजी का समर्थन करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता। और इसीलिए भारत को एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना पड़ा। भारत की स्थिति को समझना काफी दिलचस्प है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल है,
तो दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरब, और साथ ही ईरान और रूस भी। मेजबान होने के नाते भारत के इन सभी विविध देशों के साथ बहुत ही संवेदनशील और अहम रिश्ते हैं। ऐसे में किसी एक का पक्ष लेना तो कभी कोई विकल्प था ही नहीं। और यही वजह है कि भारत ने चेयर स्टेटमेंट को एक कूटनीतिक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। इसे बहुत ही चालाकी और न्यूट्रल तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। इसमें बातचीत और कूटनीति की अहमियत पर जोर दिया गया, लेकिन अमेरिका, इजराइल, यूएई या ईरान किसी की भी सीधे तौर पर निंदा करने से बचा गया। किसी भी पश्चिमी विरोधी भाषा का समर्थन नहीं किया गया। भारत ने अपना रणनीतिक संतुलन बिल्कुल बेदाग रखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ब्रिक्स अपने इस नए और विस्तारित अवतार में कभी भी दुनिया के सामने एक मजबूत, एकजुट, बहुध्रुवीय विकल्प बन पाएगा? जब अंदर ही इतने गहरे मतभेद हों, तो क्या वैश्विक मंच पर एक सुर में बात करना वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में कूटनीति की दिशा तय करेगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।